गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी इंदिरा गांधी की इंदिरा गांधी से रिलेटेड ये कहानी है। और इस कहानी में उनके जीवन की बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इस कहानी में इंदिरा गांधी का द लास्ट डे ऑफ इंदिरा गांधी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। भुवनेश्वर का नाम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग सुने होंगे। भुवनेश्वर से इंदिरा गांधी के बारे में बताया जाता है कि काफ़ी कुछ मेमोरीज उनकी भुवनेश्वर से जुड़ी हुई है। उस यादें में बहुत सारी यादें ऐसी है जो उनके लिए सुखद नहीं है, बल्कि दुख भरी ही ज़िंदगी की कहानी है भुवनेश्वर से। इसी शहर में इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार गंभीर रूप से बीमार हुए थे, जिसकी वजह से मई 1964 में उसकी मौत हो गई थी। और इसी शहर में 1967 के चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी पर एक पत्थर फेंका गया था, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। यही वह शहर है जहां इंदिरा गांधी ने अपने जीवन का आखिरी चुनावी भाषण दिया था। 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया, उसे हमेशा की तरह उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, लेकिन अचानक उन्होंने तैयार उल्लेख से अलग होकर के भाषण देना शुरू कर दिया। उनके बोलने का तेवर भी बदल गया। इंदिरा गांधी ने उस भाषण में कही कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ रहूँ या ना रहूँ, मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसे ही करती रहूँगी, लड़ती रहूँगी, और जब मैं मरूँगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कभी कभी नियति कहा जाता है कि शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। भाषण के बाद जब वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंबरनाथ पांडे ने कहा कि आपने हिंसक मौत का जिक्र कर मुझे हिलाकर रख दिया है। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि वो ईमानदार और तथ्यपरक बातें कर रही थी। उस रात इंदिरा गांधी जब दिल्ली वापस लौट कर आई तो काफ़ी थक गई थी। उस रात वो बहुत कम सो पाई। सामने के कमरे में सो रही थी सोनिया गांधी। जब सुबह 4 बजे अपनी दम्मे की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम की तरफ गई तो इंदिरा उस समय जाग रही थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव में लिखती हैं कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में आ गई और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी। वो ये भी बोली कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़े तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं जाग रही हूँ। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर जो था साड़ी का वो ब्लैक कलर था। इसी दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। और एक दिन पहले उड़ीसा के दौरान भी वो पीटर उन्हीं के साथ शूट कर रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी इनको भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टेस्ट संतरे का ताज़ा जूस और अंडे लिए थे। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और बलसर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर KP माथुर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो रोज़ इसी समय पर उन्हें देखने के लिए पहुँचते थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर को भी अंदर बुला लिया और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में काले बाल होने के बारे में भी उनके साथ दोनों आपसी मजाक कर रहे थे। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहा था। उनसे कुछ कदम पीछे चल रहे थे RK धवन, और उनके भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनकी निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इस बीच एक कर्मचारी एक चाय का जो टी सेट होता है वो लेकर के सामने से गुजरा। उसमें से उस्तिनोव की चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा ने उन्हें बुलाकर कहा कि उनके लिए दूसरा टी सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड पर को जोड़ने वाली विकेट गेट पर पहुंची तो धवन से बातचीत कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने उनके निर्देशानुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाए, ताकि उन्हें पालम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने वाले भोज में शामिल हो सके।
अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में जाकर के लगी। इंदिरा ने चेहरे को बचाने के लिए अपना दाहिने हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर कर दिए। ये गोलियां उनकी बगल के सीने में और कमर में घुस जाती है। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को देखते हुए वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से वो बिल्कुल हिला तक नहीं। तभी बेअंत सिंह ने उन्हें चिल्लाकर कहा कि गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की पूरी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई थी। सभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच ही पाते कि सतवंत सिंह की चलाई गई गोलियां उनकी जांघ में और पैरों में लग गई और वो वहीं ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके छत विछत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। एक अकबर रोड पर एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये कैसा शोर मच रहा है। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत का यह लाइन था, उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया है, अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटका। पास के एक गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उनका ड्राइवर वहां से गायब था, नदारद था। इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखन लाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आरके धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद कलर की एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागते हुए आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार के पीछे की सीट पर बैठ जाती है। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का शरीर सिर्फ अपने गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कार में किसी भी तरह की बातचीत नहीं किया। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से पूरी की पूरी तरीके से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स के दरवाजे तक पहुंची है, एम्स के मेन गेट तक। वहां इंदिरा के रक्त ग्रुप ओ RH नेगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन एक सफदरजंग रोड से किसी ने भी एम्स को फोन कर नहीं बताया था कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां पर लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को उस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को उनकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MM कपूर और डॉक्टर S बलराम वहां पर पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधियां दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी नाड़ी में किसी भी तरह की कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जो संकेत था कि उनके दिमाग को काफ़ी क्षति पहुंची है। तो डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांसों की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को बताया जाता है कि 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उसके शरीर की सामान्य खून मात्रा का 5 गुना अधिक था। डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं कि मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इंदिरा इस दुनिया से जा चुकी है। उसके बाद हमने इनकी पुष्टि के लिए ECG किया। फिर वहाँ मौजूद मैंने स्वास्थ्य मंत्री शंकरानंद से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम इन्हें मृत घोषित कर दें? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टरों ने उनके शरीर को हार्ट एंड लंग मशीन से जोड़ कर दिया। उनके रक्त को साफ करने का काम भी करने लगा, और जिसकी वजह से उनके रक्त का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री से घटकर 31 डिग्री हो गया। ये साफ था कि इंदिरा अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन तब भी उन्हें एम्स की 8वीं मंजिल पर स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा कि गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद हो गए थे और छोटी आंत को भी काफ़ी क्षति पहुंची थी।
उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों की असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका हृदय ही सही सलामत था। अपने अंगरक्षकों द्वारा बॉडीगार्ड द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी जी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों के से इनकी घोषणा शाम के 6 बजे तक नहीं की गई। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले इंदर मल्होत्रा बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने आशंका प्रकट की थी कि इंदिरा पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश भी की थी कि सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए, लेकिन जब ये फाइल इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, बहुत गुस्से में उन पर 3 शब्द लिखे, आरंट वी सेकुलर, क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। इसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके नज़दीकी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसीलिए उन्हें शौचालय के नज़दीक तैनात किया जाए। इस पर बेअंत और सतवंत एक साथ तैनात हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया था। ब्लू स्टार की कहानी मैंने आप लोगों को इसी वक्त कहानी की एपिसोड में, पिछले एपिसोड में मैंने सुनाया था ब्लू स्टार की पूरी कहानी के बारे में, और ये कहानी थी वही ब्लू स्टार का एक रिवेंज लिया गया था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा। खैर उनके सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को आप लोगों को बखूबी पता है कि एक को तो खैर उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका इनकाउंटर हो गया था, एक को फांसी की सज़ा हुई थी। कहा यह जाता है कि ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। यही थी हमारी आज की कहानी, इंदिरा गांधी की मौत की पूरी कहानी लास्ट डे का। बाकी आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।